बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा एमबीकेट का चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा है वो हमारे पास है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स ही आप कह सकते हैं कि अमंगस्ट द चैप्टर्स हैं जो कि अक्सर औकात स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं एमसीक्यूज के अंदर। जिस तरह लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, लाइक एग्जाम्पल पढ़ी थी चैप्टर सेकंड चैप्टर था हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। फिर हमने चैप्टर 4 आई थिंक से पढ़ा था जेनेटिक्स, सॉरी बायोएनर्जेटिक्स। उसके बाद अक्सर स्टूडेंट अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं मीडिया के अंदर। और देन हार्मोन्स वाले चैप्टर में, अब हार्मोन्स वाला काफ़ी हद तक रिड्यूस किया हुआ चैप्टर में। और इसके बाद सेकेंड ईयर में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं चैप्टर जो कि डिस्टर्बिंग होता है हमारे पास, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, वो हमारे पास है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हमने क्या चीज़ें कवर करनी है यूएचएस के अकॉर्डिंग जो हमें दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है, हम वो देख लेते हैं पहले। उसके बाद फिर हम आगे इनको देखेंगे फर्दर डिटेल में। तो सबसे पहले तो जो कंटेंट में आ रहा है हमारे पास बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स है, देन जीन है, लोकस, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमने पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जीन लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, फ्रीक्वेंसी वगैरह है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस हैं, पिनेट स्क्वायर टेस्ट, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर में ही होपफुली कवर हो जाएगा इसी के साथ ही। और उसके बाद जीन लिंकेज है, ठीक है, तो ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे। तो यहाँ पे कंटेंट जो है वो थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है, हम इसको सीक्वेंसली पढ़ेंगे ताकि हमारे पास जो है वो चीज़ें यहाँ पे भी कभी काफ़ी हद तक कवर हो जाए इनिशियली। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है हमारे पास, अगर हम फर्दर कंटिन्यू करें, हमारे पास जो टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, इनको देखेंगे। बाय द वे जेनेटिक्स जो है वो हमारे पास होती क्या है, आप सिंपली इसको कह सकते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। यानी इनहेरिटेंस की स्टडी सिंपली क्या हो जाएगी, जेनेटिक्स हो जाएगी ना। द क्वेश्चन इज इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि जो हेरिडिटी करैक्टर्स हैं, हेरिडिटी करैक्टर्स ट्रांसफर from one generation to their offsprings. ऑफस्प्रिंग्स यानी उनकी जो नेक्स्ट नस्ल है, नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक। तो ये ट्रांसफर है। तो जेनेटिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि हाउ दीज कैरेक्टर्स, हेरिडिटी कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, कौन सी चीजें हैं रिस्पॉन्सिबल हैं जो इसको ला ले रही होती है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अदर टर्मिनोलॉजीज। सही हो गया, तो उसमें हमारे पास जीन क्या है, लोकस क्या है, इसको हम जो वो देखते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो बार बार पूछा जाता होता है कि हमारे पास आप कह ले कि यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या है। नाउ यूनिट उसमें ऑप्शन दे देता है वो डिफरेंट, जो है वो डीएनए है, बीटा वो दे देता है, आरएनए है, चार्ली वो दे देता है, जीन है, डेल्टा वो दे देता है, प्रोटीन है। तो उसमें आंसर क्या होगा, जीन, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये चैप्टर जो सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 22 है, ठीक है, उसमें बिल्कुल स्टार्ट में जो है ना सेकंड लाइन के अंदर ये डेफिनेशन जो आप लोगों ने लिखी हुई है ना। जीन क्या है, बायोलॉजिकल यूनिट है किस चीज का, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का। यानी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, जो अभी हमने पीछे बात की कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल यानी एक जनरेशन के द्वारा ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये चीज आपने जो है वो माइंड में रखनी है हमारे पास कि किस तरह से ये ट्रांसफर हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जीन, आपको पता है हमारे पास के पार्ट ऑफ जो है वो क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। इफ आई से दिस इज डीएनए, ठीक,
तो इसमें ये रीजन जो है मैं कह देता हूँ हमारे पास क्या कर रहा है, कोड कर रहा है किसी स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए और उसके बाद प्रोटीन के लिए, तो उसे हम क्या कह देंगे, जीन कह देंगे। तो ये एक्चुअल में प्रोटीन का बनना ये एक स्पेशलाइज आप कह सकते हैं फीचर है जीन का, जो कि प्रोटीन जो है वो हमारे पास जो है वो बना रहा होता है। तो इससे हम आइडेंटिफिकेशन ले लेते हैं कि ये प्रोटीन का बनना हमारे पास जो है वो ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की आगे एक्सप्रेशन है एक तरह से इसका। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म जो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है, अब आपको पता है कि जी हमारे पास जो ये डीएनए है, ठीक, डीएनए आपको पता है कि व्हेन इट कम्स इन क्रोमोसोम, तो ये क्या करता है, हिस्टोन्स के साथ, अगर यूकैरियोट है तो हिस्टोन्स, और अगर प्रोकैरियोट है तो सिर्फ डीएनए होगा। तो अब डीएनए जो है वो आपको पता है कि कॉइल एंड सुपर कॉइल होता है, ठीक हो गया। कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग के रिजल्ट में क्या होता है, आपको पता है कि जो ये अगर कॉइल होता जाएगा तो ये हमारे पास क्रोमोसोम की फॉर्म में जो है वो आ जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डीएनए है जो कि कॉइल या सुपर कॉइल की फॉर्म में होता है, इट इज, यानी वो जो जीन है, इट माइट बी प्रेजेंट हियर हियर हियर, किसी भी रीजन के अंदर वो जीन जो एग्जिस्ट कर सकती है। तो मैं ये कहता हूँ लेट्स सपोज इस रीजन के अंदर जो है वो मेरे पास जीन क्या है, एग्जिस्ट करती है, ठीक। अब आपको ये भी पता है कि ह्यूमन के अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर सेल में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पेयर, मैं लेके तो ये सेकंड पेयर है, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे का क्या है, होमोलोगस है, याद रखना, होमोलोगस, यानी एक ही सेंट्रोमेयर रीजन पे अटैच हुए हुए हैं, इनकी जो लेंथ्स हैं ऊपर नीचे सेंट्रोमेयर के वो इक्वल हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो इस रीजन के ऊपर जो जीन एग्जिस्ट करेंगी, इसके पैरेलल दूसरे रीजन के ऊपर जो है वो इसकी जीन जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट कर रही है। यानी एक जीन अगर इधर है ना, तो उसकी फर्ज करें मैं जीन को जो है वो ए कह देता हूँ, और इसकी जो दूसरी जीन, यानी क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि इस रीजन पे जो जीन एग्जिस्ट करेगी उसकी दूसरी साइड पे जो है वो वही सेम जो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि होमोलोगस है। होमोलोगस का मतलब ही यही है कि वो एक लेंथ के लिहाज से मौजूद होंगे, प्लस दूसरे नंबर पे एक जो क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड है, इस पे जो जीन्स एग्जिस्ट करेंगी उसके ऑल्टरनेटिव जो दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है उस पे भी हमारे पास जो है वो वही आप कह सकते हैं जीन्स एग्जिस्ट करती है। अब हम इनको सिंपली कह देते हैं कि ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है, ठीक है, जिस जगह पे हमारे पास जो है जीन एग्जिस्ट कर रही है, मैं कहता हूं पोजीशन ऑफ अ जीन, याद रख लीजिएगा डेफिनेशंस को, ठीक है, पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम, या आप इसको कह सकते हैं फिजिकल लोकेशन ऑफ द जीन, फिजिकल लोकेशन ऑफ द जीन is actually called as locus, ठीक है। एक सिंगुलर होगा तो लोकस, ज्यादा होंगे तो हमारे पास लोसाई कह देंगे। अच्छा, इसी तरह अब ये हमारे पास जो है जो जीन्स है, ये आगे जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट पे हमारे पास क्या होता है कि यही जो जीन्स है ये हमारे पास क्या करती है, आपस में इंटरमिंगल होती है, ठीक। यानी यही जो है ये आपस में इंटरमिंगल होती है, म्यूटेट होती है, उसके बाद जो है वो मिक्सअप होती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि न्यू ट्रेट जो है वो हमारे पास आते हैं। याद रख लेना कि एक जो क्रोमोसोम है, यानी पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सेकंड पेयर है मैं कह रहा हूं मेरे पास क्रोमोसोम का, इसमें एक जीन जो है ना, ये किसकी फॉर्म में है, ये पेयर की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में आ रही है हमारे पास, पेयर की फॉर्म के अंदर आ रही है। तो होमोलोगस में जीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, ठीक हो गया। पेयर जो है इस पेयर की फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे ए और इधर ए, ये जो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं सिंपल एलील, यानी इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको कहेंगे पार्टनर्स ऑफ अ जीन, ठीक है, पेयर आर कॉल्ड एलील्स। समझ आ गई, यानी ये क्या है, ये इसकी एलील है।
ये ए इस एलील, इसकी क्या है, एलील है, तो ये एक दूसरे की क्या है, एलील्स है। अब एक बात याद रखनी है कि ये जो एलील्स है ये सिमिलर भी हो सकती है, समझ आ गई। सिमिलर का मतलब जिस तरह अभी यहाँ पे शो हुआ है, यानी मैं कहता हूँ कैपिटल ए, ये इस फॉर्म में भी हो सकती है और ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, यानी हम इनको डोमिनेंट भी, सॉरी इनको हम कैपिटल की फॉर्म में भी लिख लेते हैं और इनको रिसेसिव की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। ठीक हो गया, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे करता हूँ, बट बिफोर दिस अब आपको पता है यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो जीन है हमारे पास, जीन ने कोई ना कोई प्रोटीन बना दी है, जब आपको पता है, यानी इसमें अपना एक्सप्रेशन जो है वो शो करना है, एक्सप्रेशन यानी उसकी जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी उसने कोई ना कोई फॉर्म जो है हमारे पास देनी है। अब जीन की जो आप कह सकते हैं जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, आप कह लें उसका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, अपीयरेंसेस आती है, अपीयरेंसेस ऑफ अ ट्रेट, ठीक हो गया, जो उसकी फिजिकल फॉर्म आती है, फिजिकल फॉर्म आती है, या जो इसका एक्सप्रेशन शो होता है, आप कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस भी कह सकते हैं इसको, आप इसको पिगमेंट सिंथेसिस भी कह सकते हैं, हो सकता है कोई पिगमेंट हो इस जीन ने जो बनाना हो, तो वो जो पिगमेंट, ये जो ऑल ये जो चीजें हैं इसको फिजिकली जो हम कह देते हैं उसे हम कहते हैं फिनोटाइप, ठीक हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। और दूसरी तरफ हमने क्या कहा, ये जीन है, तो ये जीन्स को हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने, आप कह सकते हैं लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट कुड बी एक वर्ड, एक लेटर भी जो लिया जा सकते हैं, दो लेटर भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लेटर पे हम प्लस माइनस का साइन भी लगा देते हैं, ठीक है। कैपिटल और रिसेसिव कैपिटल और सॉरी जो होती है स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको भी यूज करते हैं, तो ये कैपिटल स्मॉल लेटर्स को यूज करना, ठीक है, दो लेटर को यूज करना, ठीक है, ये किस तरह से कैपिटल और जो स्मॉल लेटर है उसको इकट्ठे लिखना, ये सारी की सारी डिटेल जो है वो हम आगे देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जो जीन है जो हमने बात की, इस जीन ने अपना जो है वो एक्सप्रेशन शो करना है, वो अपीयरेंस ऑफ ट्रेट हो सकता है, वो फिजिकल फॉर्म हो सकती है, वो एक्सप्रेशन, वो प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है, वो पिगमेंट सिंथेसिस हो सकती है, ठीक हो गया। इसको हमने क्या नाम दिया है, फिनोटाइप का। अब हमने जो साइंटिस्ट ने उस जीन को जो लेटर साइन कर दिया है, मसलन यहाँ पे ये कोई एक जीन, मैं कहता हूँ कि जी पिगमेंट की कोई जीन थी, मसलन ग्रीन पिगमेंट था, ठीक है, उसके लिए साइंटिस्ट ने कहा कि ए है हमारे पास, तो अब वो ए जब हमने असाइन कर दिया, दैट ए विल बी कंसीडर एज जीनोटाइप, समझ आ गई। जीनोटाइप क्या है उसका, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है। जीनोटाइप क्या है, हम इसको डिफाइन करेंगे, जीनोटाइप जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, याद रखना है। मैं ये टर्म एज इट इज इसलिए लिख रहा हूँ डेफिनेशंस की, ताकि अगर बुक में उसमें एंटीटेक्स्ट में पूछ लिया जाए कि जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट विल बी कॉल्ड एज जीनोटाइप, फिनोटाइप या कुछ और, तो ये आपने अपने माइंड में बिठाना है कि जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसको इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर लेते हैं, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। इसको हम कहते हैं कि जीन्स जो है हमारे पास, जीन्स इन एन इंडिविजुअल, ठीक हो गया, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, समझ आ गई, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए हमारे पास, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रेट, जीन्स इन अ इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए हमारे पास जो आ रही है उसे हम क्या करेंगे, सिंपली जीनोटाइप कह लेंगे। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आई हैं, एक हमने कहा ट्रेट, एक हमने कहा फिनोटाइप, ठीक हो गया। अब फिनोटाइप और ट्रेट में क्या डिफरेंस है, इसको हम जो है वो देखते हैं, यहाँ पे यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक हो गया। ट्रेट क्या है और फिनोटाइप क्या है, ये अगर देखिएगा, ट्रेट हम लोग यूज करते हैं जनरलाइज्ड टर्म के लिए,
जर्नलाइज्ड आप कह सकते हैं, हेरिडेटरी कैरेक्टर कह लें आप इसको, जनरलाइज्ड जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। फिनोटाइप हम कहते हैं जो एग्जैक्ट उसका आप कह सकते हैं अपीयरेंस आ रही होती है, ठीक है, एग्जैक्ट या रियलिटी बेस्ड कह लो। अच्छा, जनरलाइज का मतलब क्या है, मसलन गौर से देखना, मैं कहता हूं कलर, ठीक, विच कलर, ग्रीन, अगर मैं कहूं ग्रीन, येलो कह दूं। अब ये मैंने क्या किया है, स्पेसिफाई कर दिया कि भाई कलर, अब कलर क्या है, ट्रेट है, जनरलाइज टर्म है, जनरलाइज ट्रेट है, और जनरलाइज आप कह सकते हैं करेक्टर है, हेरिडेटरी करेक्टर। फिनोटाइप क्या होगा, उसका स्पेशल, ठीक। इसी तरह मैं कहता हूं हाइट, ठीक हो गया। अब हाइट क्या है, टॉल या स्मॉल। अब टॉल स्मॉल क्या है, ये फिनोटाइप है। हाइट क्या है हमारे पास, ट्रेट है। इसी तरह हमारे पास मैं कह देता हूं शेप, राउंड, रिंकल, ठीक है। शेप क्या है, अब शेप जनरलाइज ट्रेट है, ठीक हो गया। और हमारे पास जो राउंड है, ठीक हो गया, राउंड हमारे पास या रिंकल जो है, ये क्या है, याद रखना, ये फिनो टाइप में जो वो आ जाते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास इस तरह से और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास आप कह सकते हैं कि उसके बाद हो सकता है कलर के अलावा, शेप के अलावा और अदर फीचर्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, जो कि ट्रेड में हम जो जनरलाइज्ड होगा ना, वो हमारे पास आ जाएगा आपके यहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास लेट्स सपोज नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आ रही है, ठीक है, वो हमारे पास आ रही है कि जो हमने कैपिटल और स्मॉल लेटर के बारे में डिस्कस किया, याद रखना कैपिटल लेटर्स को हम यूज करते हैं, ठीक है, डोमिनेंट शो करने के लिए, समझ आ रही, इसके लिए डोमिनेंट शो करने के लिए। और स्मॉल हम यूज करते हैं रिसेसिव शो करने के लिए, समझ आ गई इस बात की। डोमिनेंट हम यूज करते हैं कैपिटल शो करने के लिए, ठीक है, और स्मॉल लेटर हम यूज करते हैं रिसेसिव जो है वो हमारे पास शो करने के लिए। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या चक्कर है, ठीक है, इसको जरा हम देखते हैं। देखें, मसलन मैं एक बात करता हूं कि जो इसको दो तरह से हम डिफाइन कर देते हैं। एक हम डिफाइन करते हैं कि व्हेन यू फर्टिलाइज, व्हेन यू क्रॉस, ठीक है, दो आप कह सकते हैं पेरेंट्स, ठीक है, दो पेरेंट्स को क्रॉस किया, याद रख लीजिएगा दो पेरेंट्स का जो क्रॉस है, मैं कहता हूँ ये P1 और ये P1, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। आपने इनको क्या किया, क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हमारे पास आई F1। F1 हम कहते हैं फिलियल जनरेशन, यानी नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन है F1। F1 के अंदर, F1 जो पहली क्रॉस यानी क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद फर्स्ट जनरेशन आई, पहली जनरेशन के अंदर ऑल, ठीक है, वर हैविंग सेम ट्रेट, ठीक है, या सेम फिनोटाइप करना है इसको, ठीक हो गया, सेम फिनोटाइप, ठीक है। और वो फर्ज करें P1 से मिलती है, यानी इस वाले से पेरेंट्स, ये वाले पेरेंट्स से मिलती है, इस वाले से नहीं मिलती, सारी इसकी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, F1 को फिर आपस में F1 यानी इनकी जो प्रोजेनीज आती हैं, इनको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करें, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास जो है F1 क्रॉस किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, F जो ये वाले पेरेंट्स थे, पेरेंट जैसे भी आए, ठीक है, कुछ पेरेंट जैसे भी आए, और कुछ हमारे पास जो है वो इस पेरेंट जैसे भी आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस F1 के अंदर क्या हुआ है कि एक जो फिनोटाइप थी उसने दूसरी फिनोटाइप को क्या कर लिया है, मास्क कर लिया है, उसका एक्सप्रेशन शो नहीं होने दिया, समझ आ गई, उसका उसका पिगमेंट कलर जो नहीं शो होने दिया, लेट्स सपोज, ठीक है, हम आगे एग्जांपल देखेंगे पता चलेगा। तो ये जो हमारे पास होता है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट जब ये आ जाता है, ये अगले के एक्सप्रेशन को शो कर लेता है, यानी अगले के एक्सप्रेशन को मास्क कर लेता है, तो इसको हम कहेंगे डोमिनेंट,
अब ये डोमिनेंट क्या होगा, यहाँ पे डोमिनेंट के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स। अब जिसके एक्सप्रेशन को मास्क किया गया है वो हमारे पास क्या है, रिसेसिव। समझ आ गई, जिसके एक्सप्रेशन को मास्क किया गया है, रोका गया है, उसे हम कहेंगे रिसेसिव, और इसको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर से। अच्छा, एक और आपने देखा होगा, हम उसको लिखते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये असल में F1 है, ये असल में क्या है, F1 है, जिसमें ये इसके एक्सप्रेशन को नहीं होने दे रहा। मसलन मैं कहता हूं कि मैं इसको एग्जांपल के थ्रू पढ़ाता हूं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है ना राउंड सीड है, और इसको मैं क्या करता हूं, रिंकल्ड सीड्स के साथ क्रॉस करता हूं। अब ये क्या है, ये पेरेंट्स हैं। जब हमने इसको क्रॉस किया, F1 फिलियल जनरेशन आई, ऑल वर राउंड सीडेड प्लांट्स, यानी जितने भी प्लांट्स थे वो क्या है, राउंड सीडेड आए। अब सारे राउंड सीडेड थे, हमने क्या किया, इस F1 को क्रॉस कर दिया F1 के साथ और प्रोड्यूस की F2। F2 में क्या हुआ, राउंड भी आए और wrinkled भी आए। 3 of them was round, 1 of them was wrinkled। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, अब ये क्या है, ये फिनोटाइप है, पेरेंट्स की फिनोटाइप है। अब हम अगर इसकी जीनोटाइप असाइन करें, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप राउंड है, ये डोमिनेटिंग, क्योंकि यहाँ सारे के सारे राउंड आ गए हैं, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि जो राउंड है ये क्या है, डोमिनेटिंग है। अब इसके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स, रिंकल्ड के लिए हम कर लेते हैं स्मॉल लेटर्स। अब याद रखना, आपको पता है कि मियोसिस जब होती है तो मियोसिस के रिजल्ट में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा समझना, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, 46 होते हैं तो वो हमारे पास क्या जाते हैं, 23 जो हो जाते हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास स्पर्म प्लस एग, इसके अंदर भी 23 होते हैं, ह्यूमन की अगर हम बात करेंगे, इसी तरह 23 यहाँ पे होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और फिर ये आपस में फर्टिलाइज करके 46 डिप्लॉइड जो हमारे पास बना देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 46 पहले था उसने ये जो 23 बनाए, ये जो स्पर्म और एग है, मैंने पहले भी कई दफा ये टर्म एक्सप्लेन की है, मैं आपको बताया था कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये एक्चुअल में गैमीट्स है। ये दिया है क्या हमारे पास, गैमेट्स, और गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, याद एक बात याद रखनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब फर्टिलाइजेशन होने लगेगी इन दोनों पेरेंट्स के अंदर, ये क्या हो जाएंगे, गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गैमेट्स विल बी कैपिटल आर, इस तरह से गैमेट्स को हमेशा आप जो है वो इस तरह सर्कल में लिखते हैं। इसी तरह रिंकल्ड आ जाएगा, तो रिंकल्ड को भी आप क्या करेंगे, इस तरह से लिख देते हैं। अब ये हाफ हाफ हो गया। इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के लिए वी गेट हेल्प फ्रॉम पनेट स्केयर। पनेट स्केयर हमारे पास क्या होता है, साइंटिस्ट ने क्रॉस करने के लिए क्या किया, इस तरह से एक आप कह लो कि जो है वो क्रॉस करने के लिए आप कह सकते हैं मेथोडोलॉजी डिजाइन की, जिसके अंदर जो है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से क्रॉस लेते हैं, जिसमें एक साइड पे एक पेरेंट्स के गैमेट्स ले लेते हैं और दूसरी साइड पे दूसरे पेरेंट्स के जो है वो गैमेट्स जो है वो ले लेते हैं। जब इसको क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, इसको इसके साथ किया, उसके बाद हमारे पास जो है इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, देन इसको इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी सारों की जो जीनोटाइप आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे जो ये राउंड सीड था जो इन दोनों के रिजल्ट में आया था, इसकी जीनोटाइप क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर होगी। इसको सर्कल में हमने चलो नहीं लिखेंगे, ये आ गई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका मतलब है कि जो F1 था ये कैपिटल आर स्मॉल आर था, F1 था कैपिटल आर स्मॉल आर था, आपने इसको क्रॉस करना है। अब क्रॉस करेंगे तो मैंने अगेन कहा गैमेट्स बनाने आपने, ठीक है, तो इसके गैमेट जो हमारे पास बनेंगे वो बनेगा कैपिटल आर, इसका जो गैमेट बनेगा स्मॉल आर, इसका बनेगा कैपिटल आर, इसका बनेगा स्मॉल आर। जब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इस पेरेंट का F1 का, ठीक। उसके बाद ये दूसरी साइड का ले लेंगे कैपिटल आर, क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर आ रहा है, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है, इसको करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये स्मॉल आर आ गया। अब हमारे पास याद रखना है ये क्या है, राउंड है, ये क्या है, राउंड है, ये क्या है, राउंड है।
तो अब ये क्या है, रिंकल्ड है। अब याद रखना कि यहाँ ये मैंने कहा 3 राउंड आ गए यहाँ पे, ठीक हो गया, और एक क्या क्या रिंकल्ड आ गया। अब यहाँ पे एक चीज जो बताने वाली थी, जो मैं बता रहा था पहले भी आप लोगों को, कि दोनों ये कैपिटल लेटर्स हैं, जब ये स्मॉल लेटर आएगा तो ये इस, हालांकि इसका फीचर क्या है, इसकी फिनोटाइप क्या है, रिंकल्ड, मगर रिंकल्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैपिटल आर ने उसके एक्सप्रेशन को क्या कर लिया है, हॉल्ट कर लिया है, मास्क कर लिया है, ठीक हो गया। अब जैसे मास्क करता है हमारे पास, ठीक है, तो इसको मास्क करना, ये क्या है, डोमिनेंस। इसका मतलब है कि ये क्या है, डोमिनेटिंग अलील है, और ये क्या है, रिसेसिव अलील। समझ आ गई इस बात की, डोमिनेंट रिसेसिव, ठीक। तो हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे, हमने कहा कि जी कैपिटल ए कैपिटल ए अगर होगा तो ये डोमिनेंट होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो ये रिसेसिव होगा। और इसको हम याद रख लीजिएगा, एक और वर्ड भी देते हैं, होमोजाइगस, ठीक है। और ये डोमिनेंट होता मीनिंग क्या देंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट अलील्स, ठीक हो गया। और इसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक हो गया, अलील्स। इसी तरह अगर हम बात करें, ये फिर क्या होगा, याद रख लीजिएगा, इसको हम कॉल करेंगे, इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। डोंट मिक्स दीज वर्ड्स, ठीक है, विद द होमोलोगस, जो हमने पीछे अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। आपने इसको होमोलोगस को क्रोमोसोम के ऊपर हम असाइन कर रहे हैं, होमोजाइगस, ठीक है, ये हम किसके ऊपर असाइन कर रहे होते हैं, ये याद रखना है हमारे पास किस पे, आप सिंपली कह लें हमारे पास जीन्स के ऊपर कर रहे हैं, ठीक हो गया। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये हो गया। अच्छा, वापस चलते हैं स्लाइड्स पे। तो हमने जो पढ़ा, अब इसमें देखिए बुक की डायग्राम में मैंने यहाँ ऐड की है ताकि आपको क्लियरली डिफिनेशन हो जाए। देखिए ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, इक्वल लेंथ है, इक्वल सेंट्रोमेर है, इक्वल जीन्स होते हैं, जो इसके ऊपर होंगी वो उसी के ऊपर होंगी, सिस्टर क्रोमैटिड सेकंड के ऊपर होंगी। अब वो क्या लिखता है, अलील ऑफ द सेम जीन। अब ये एक जीन है जिसकी ये दोनों क्या है, सेम है। अब ये इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ये और जीन है, ये और जीन है। अब ये डिफरेंट जीन्स है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, अलील्स। इस तरह यहाँ देखें, अब ये कैपिटल बी है तो ये इसको क्या कहते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट अलील। कैपिटल सी स्मॉल सी हेट्रोजाइगस, स्मॉल सी होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक। ये एक चीज जो है वो आपने अपने माइंड में बिठानी है कि हमारे पास ये टर्म्स जो है ये क्या होती है। इसके बाद एक और बड़ी मजे की जीन्स होती हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा, इन्हें हम कहते हैं जंपिंग जीन्स, ठीक है। ये भी जो आपका जेनेटिक्स वाला चैप्टर है सेकेंड ईयर में, उसमें बिल्कुल लास्ट फर्स्ट पेज के ऊपर लास्ट में एक ना येलो बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर जो है वो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो जंपिंग जीन जो है ये याद रख लीजिएगा, ये एक जगह पे सेटल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी अगर आर मॉडरेट, ठीक है, moderately repetitive DNA sequences interspaced at multiple sites throughout the genome। यानी मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि मेरे पास ये है, इस तरह से है, यहाँ पे ये जो है ना, ये इस जगह पे है, लेट्स सपोज। तो सेकेंडली आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है हमारे पास जो है वो इस जगह पे एग्जिस्ट करे और दूसरी इस जगह पे एग्जिस्ट करे, यानी ये एक जगह पे जो है वो सेटल नहीं होती है, ठीक है, एक जगह पे सेटल नहीं होती है, इट विल मूव फ्रॉम वन, ठीक है, आप कह सकते हैं क्रोमोसोम टू द अदर, और एक क्रोमोसोम पे भी एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकती है, ठीक है। ये जीनोम दैट कैन मूव और जंप फ्रॉम वन लोकेशन इन द अनदर, इनके आप कह सकते हैं डिफरेंट लोसाई होते हैं, इनका एक लोकस नहीं होता, ठीक है, इनके डिफरेंट लोसाई। तो आप कैंडिडेट्स में अगर पूछ लेते हैं कि जंपिंग जीन्स के लोसाई क्या है, सेम है, डिफरेंट है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, डिफरेंट जो है वो आप कह सकते हैं लोसाई होती है, ठीक है। ये परसेंटेज याद रख ले तो ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो कोई अर्ज नहीं है, ठीक है। ये ऑल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जिसके अंदर 45 ह्यूमन जीनोम में होते हैं, 90% ऑफ द मेज में होते हैं। अगर आपने मेज जो है, ठीक है, कॉर्न अगर देखी हो, ठीक है, उसका जो होता है वो जो रीजन होता है, अगर आप उसको देखें तो उसके जो सीड्स होते हैं ना उसमें थोड़ी वेरिएशन होती है, सीड्स के अंदर थोड़ी बहुत कलर की वेरिएशन होती है, कोई बहुत ज्यादा डार्क होता है, कोई लाइट होता है, ठीक है। तो वो जो कलर वेरिएशन होती है ना वो डिफरेंट जंपिंग जीन्स की वजह से हमारे पास जो है वो होती है, ठीक। तो होपफुली अब आप लोगों को ये सारी टर्म्स है वो कंफर्म होगी जीन्स से रिलेटेड हमने जो पढ़ी।
यानी जिसके अंदर जो है वो हमने जीन्स पढ़ा, लोकस, अलील, ठीक है, जीन पूल अभी बताता हूँ, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, ठीक है। उसके बाद ये आगे हमारे लेक्चर्स आएंगे, उनमें हम वो पढ़ेंगे। F1 F2 आपको फ्री कवर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद जो अभी हम बात कर रहे थे जीन पूल की, जीन पूल। अब जीन पूल हमारे पास जो है वो क्या होता है, ठीक है। इससे पहले पॉपुलेशन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कि पॉपुलेशन क्या होती है जी? अगर हम पॉपुलेशन को डिफाइन करें, ठीक है, जब आप प्री क्लासेस में थे, छोटी क्लासेस में थे, तो आप लोगों ने एक सीक्वेंस पढ़ा था जिसके अंदर आप पढ़ते थे कि जी हमारे पास जो है वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलते हैं तो मिलके वो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो वो मिलके जो है वो सेल बनाते हैं, सेल मिलते हैं तो वो मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलते हैं तो वो ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल बनता है। अब इंडिविजुअल जो है यानी वो जो स्पीशीज है, ठीक है, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के जब एक जगह पर रह रहे होते हैं तो उसको आपने पॉपुलेशन का नाम दिया था। समझ आ गई है? स्पीशीज जो है एक सर्टेन टाइम पीरियड पे हमारे पास जो एक जगह एग्जिस्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। ठीक हो गया? तो अब उस पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, उस पॉपुलेशन के अंदर आप कह सकते हैं ऑल जीन्स या अलील्स, क्योंकि हो सकता है ना कि वो कैपिटल ए स्मॉल ए की फॉर्म में हो सकता है वो कैपिटल ए कैपिटल ही हो, आगे हम देखेंगे। समझ आ गई? हो सकता है वो डोमिनेंट ही हो हर लाइफ में, मतलब वो रिसेसिव हो ही ना, हो सकता है वो सिर्फ रिसेसिव हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो जो है हमारे पास हेटेरोजाइगस की फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये जो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की फॉर्म के अंदर होना है, यानी उसको ले रहे हैं हम कि ऑल जीन्स या अलील, ठीक है, फाउंड इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक हो गया, इन अ गिवन टाइम। अब गिवन टाइम क्यों बोला? क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हो सकता है कि वो जो जीन है, समझ आ गई, वो जीन है वो म्यूटेट कर गई हो। समझ आ गई? तो इसलिए जब हम गिवन टाइम का बात करते हैं तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, ठीक है, कि ऑल जीन्स जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, कोई हो सकता है 20 साल के बाद हम स्टडी कर रहे हो तो वो जीन वहां पे हो ही ना। तो हम ये कह सकते हैं कि फलां टाइम पीरियड पे जो जीन या उसकी अनील एग्जिस्ट कर रही थी, उनको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं? जीन पूल जो है वो हम उसे कह देंगे। ठीक हो गया? यानी वो जो कलेक्टिव फॉर्म है उसे हम क्या कह देंगे? जीन पूल कह देंगे। ठीक है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो है, अब आपको पता है कि मैं यहाँ पे पहले इसको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कर देता हूँ कि आपको आइडिया है कि हमारे पास मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल वाज अ साइंटिस्ट हु एक्चुअली डिस्कवर्ड, जिसको आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स भी जो है वो कहा जाता है। ठीक हो गया? और जो है इसको क्लासिकल जेनेटिक्स, यानी जो जेनेटिक्स का एक्चुअल में बेसिस थी वो किन्होंने की, वो हमारे पास इन्होंने सब्जेक्ट ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी। दो लॉज जिन्होंने जो है वो डेवलप किए, ठीक है। एक को नाम दिया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, और दूसरा क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, अब हमारे पास इन्होंने काम किया किस पे? पाइसम सेटिवम पे। ठीक हो गया? पाइसम सेटिवम, पाइसम सेटिवम हमारे पास क्या है? पी प्लांट होता है एक्चुअली। ठीक हो गया? पी प्लांट, पी प्लांट के ऊपर जो है, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अबाउट 11 ईयर्स तक, ठीक है, 11 ईयर्स तक इन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर जो वो वर्किंग करते रहे, इनको ग्रो किया, इनको सेल्फ फर्टिलाइज कराया, इनको क्रॉस फर्टिलाइज कराया, ठीक है। और इन्होंने अपने जो रिजल्ट्स दिए उन 11 ईयर्स में, ठीक है, उनको नाम दिया गया कंट्रास्टिंग ट्रेट का। ठीक है, इन्होंने क्या नाम दिया उसको? कंट्रास्टिंग ट्रेट। कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या होता है हमारे पास? आप ये कह सकते हैं कि जो एक ट्रेट है उसका पैरेलल ट्रेट भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है पी प्लांट के अंदर। समझ आ गई इस बात की? किस तरह से? मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
ये हमारे पास अगर हम इसको देखेंगे, ये है वो 7, ये एडिडास में पूछ सकते हैं कि व्हाट वर द 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड, कौन से थे, हो सकता है वो कौन से पूछ रहे, कौन से नहीं है ऑप्शन में से, ठीक। तो हमारे पास अब इसमें वो 7 ट्रेड क्या थे जी, सबसे पहले अब याद रखना ये एक ट्रेड है, ठीक है, ये ट्रेड है इस तरफ, हाइट, सीड शेप, सीड कलर, सीड कोड, पोड शेप, पोड कलर एंड फ्लावरिंग पोजीशन, ये 7 ट्रेड्स थे, इनको नाम दिया गया कंट्रास्ट। कंट्रास्टिंग कैसे, ये टॉल है तो ये शॉर्ट है, ये इसका क्या हो गया, कंट्रास्ट हो गया, उसका ऑपोजिट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डोमिनेंट उसमें क्या था, रिसेसिव क्या था, डोमिनेंट टॉल था, रिसेसिव उसका क्या था, शॉर्ट था। इसी तरह सीड शेप या तो राउंड हो सकती है या रिंकल्ड हो सकती है, राउंड डोमिनेंट थी, रिसेसिव हमारे पास रिंकल थी। इसी तरह सीड कलर येलो हो सकता है जो कि डोमिनेंट है, ग्रीन हो सकता था जो कि रिसेसिव था, यानी आप इस टॉल को इस रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे तो टॉल ही आएंगे, राउंड को रिंकल के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएंगे, राउंड ही आएंगे, येलो को ग्रीन के साथ करेंगे तो येलो ही आएंगे। इसी तरह सीड कोट कलर था वो हमारे पास क्या था, ग्रीन था या व्हाइट था, ठीक हो गया। इसी तरह पोड शेप इन्फ्लेटेड थी और या कंस्ट्रक्टेड थी, ठीक हो गया। इसी तरह पोड कलर था वो हमारे पास जो ग्रीन था या येलो था। इसी तरह जो फ्लावर पोजीशन थी वो एक्सियल थी या टर्मिनल थी, ठीक हो गया। ये वो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड थे जो कि मेंडल ने क्या किए, 11 इयर्स के अंदर पाइसम सेटिवम यानी पी प्लांट पर वर्क करके उन्होंने जो है वो ये निकाले और इन्हीं को क्रॉस किया। सेल्फ फर्टिलाइज क्या कहते हैं, ये देखो जरा, मैं इस टॉल को टॉल के साथ ही क्रॉस करूं तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, ठीक। अगर मैं इस रिसेसिव के साथ करूं तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, अगर मैं इस टॉल को क्रॉस के साथ करूंगा ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ये याद रखना है, समझ आ गई इस बात की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, उसने क्रॉस किया और अब उसने ट्रू ब्रीड हमारे पास जो है वो बनाए। ट्रू ब्रीड यानी प्योर ब्रीड आप इसको कह सकते हैं। प्योर ब्रीड का मतलब क्या है, आप इस टॉल को टॉल के साथ करेंगे तो टॉल ही आएंगे ना, इस राउंड को राउंड के साथ करेंगे तो राउंड ही आएंगे, येलो को येलो के साथ करेंगे तो येलो आएंगे, ग्रीन को ग्रीन के साथ करेंगे तो ग्रीन है, इसी तरह इस शॉर्ट को शॉर्ट के साथ करेंगे तो शॉर्ट ही आएंगे। ये क्या है, ये हमारे पास ट्रू ब्रीड है। हाँ, आप इसको क्रॉस फर्टिलाइज कर दो, समझ आ गई, आप इसको क्रॉस फर्टिलाइज कर दो। क्रॉस फर्टिलाइज का मतलब क्या हो गया, आप इस टॉल को शॉर्ट के साथ जो है वो फर्टिलाइज कर दो, समझ आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए हमारे पास कि मेंडल ने कितने प्योर ब्रेड बनाए, मेंडल ने कितने प्योर ब्रेड बनाए, तो अक्सर स्टूडेंट क्या आंसर करते हैं 7। तो याद रखना 14 प्योर ब्रीड्स है। कौन कौन सी, ये देखो, टॉल की एक, राउंड येलो ग्रीन फ्लैटेड ग्रीन एक्सियल, उसके बाद ये शॉर्ट ये ग्रीन, तो ओवरऑल 7 कंट्रास्टिंग रिजल्ट, 7 कंट्रास्टिंग पेयर के रिजल्ट में, ये ट्रेड्स के रिजल्ट में उसने क्या किया, 14 प्योर ब्रेड लाइंस जो है वो इनको नाम देगा 14 प्योर प्योर ब्रेड लाइंस कहा गया इसको, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग में हमारे पास आ गया। अब उसने क्या किया, इसको क्रॉस किया। क्रॉस कैसे किया कि एक ट्रेड को दूसरे ट्रेड के साथ जो है वो क्रॉस कर दिया, यानी एक सॉरी जो हमारे पास था फिनोटाइप ट्रू ब्रीड था उसको दूसरे के साथ क्रॉस कर दिया, इसको इसके साथ, और इसी को इसी के साथ जो है वो क्रॉस किया जा सकता है, समझ आ गई इस बात की। तो अब जब इसने इसको टॉल को शॉर्ट के साथ क्रॉस किया, एक ट्रेड यानी उसने क्या किया कि कंसीडर किया कि मैं बाकी ऑब्वियसली सी बात है बाकी हमारे पास जो है वो फिनोटाइप भी एग्जिस्ट करती है, उसने सिर्फ एक चीज को फोकस किया, उसने कहा कि मैंने क्रॉस टॉल टू शॉर्ट, इसका रिजल्ट ये आता है। व्हेन आई क्रॉस राउंड टू रिंकल, जिस तरह हमने यहाँ पे ये बात की, ये जो हमने बात की ये क्या है, ये मेंडल के ट्रेट है उन्हीं में से जो हमने अभी पढ़े हैं। ये 7 ट्रेट्स में से एक है राउंड। अब इस राउंड ट्रेट की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना ये एक 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 फिनोटाइप, एक सॉरी ट्रेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक ट्रेट को लेके हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एक ट्रेट को। तो एक ट्रेट जिसमें राउंड या रिंकल आ सकता है उसको हम नाम देते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक हो गया, इसको क्या नाम देंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह अगर मैं क्या करता हूं, राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो सीड को क्रॉस करूं, अब राउंड की रिसेसिव क्या है, रिंकल्ड,
और येलो की रिसेसिव क्या है हमारे पास, ग्रीन, जो अभी हमने पीछे देखी। तो अब ये क्या है, ये इसमें दो ट्रेट आ गए, राउंड भी आ गया, येलो भी आ गया, ये दो ट्रेट है। इसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसे हम क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ आ गई इस बात की? यानी अगर हम एक ट्रेट को लेके आपस में करते हैं डिस्कशन तो उसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड, दो को लेके करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड। ठीक है, ये चीज जो है वो आपने अपने माइंड में रखनी है कि किस तरह से हमारे पास मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड जो है वो आ जाता है। समझ आ गई इस बात की? तो यहाँ पे हमने यही चीज जो है वो डिस्कस की। ठीक है, अच्छा, अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हम बात करते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हमने यहाँ पे पीछे एग्जांपल डिटेल में देखी, हम दोबारा इसको यहाँ पे देख लेते हैं। याद रखना, हमने कहा कि मैंने एक क्रॉस राउंड विद रिंकल्ड, ठीक, F1 हमने क्या, F1 जो आया था वो सारे के सारे क्या आए थे, राउंड आए थे। फिर हमने क्या किया था, इन राउंड को यानी F1 को क्रॉस किया था, F1 यानी राउंड को राउंड के साथ क्रॉस किया तो क्या आया, राउंड एंड रिंकल्ड आया। राउंड कितने थे 3, रिंकल्ड कितने थे 1। अब जो हमारे पास मोनो हाइब्रिड जो था ना, हमारे पास मेंडल था, इसने क्या किया कि जब राउंड को रिंकल्ड के साथ क्रॉस किया, अब इसके जेब में तो ये था कि राउंड एंड रिंकल्ड दोनों आएंगे, बट क्या हुआ, F1 के अंदर सारे के सारे जब वो सारे राउंड आ गए। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने कहा यार ये जो रिंकल्ड वाला था रिसेसिव ट्रेड था ये कहाँ चला गया। उसने फिर इस राउंड को राउंड के साथ किया तो उसने देखा कि राउंड कुछ राउंड आ रहे हैं, रिंकल्ड आ रहे हैं। ये 3 और 1 जो रेशो आई ये उसने कैसे कैलकुलेट की, उसने क्या किया कि ओवरऑल हमारे पास जो जीनोटाइप असाइन कर दी, ये उसकी क्या थी, फिनोटाइप थी। ठीक है, पेरेंटल। उसके बाद उसने जीनोटाइप असाइन की, इसकी कैपिटल आर, इसकी स्मॉल आर। अब मैंने आपको बताया गैमेट। अब यहाँ पे ना बड़ी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने करनी है जो कि याद रखना है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमने डिस्कशन जो गैमेट्स बनाए तो ये गैमेट्स बने इधर, ये गैमेट्स बने इधर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कैपिटल आर अलग हुआ था, ठीक है, इसके यानी इस वाले के इसमें और इसमें आने के चांस कितने हैं बताएं जरा। यानी ये मैं अगर कहूंगी इस गैमेट में आएगा या इस गैमेट में, कितने परसेंट चांस है, आधे आधे चांस है, 50-50%। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर इसको ये कहूँ इफ देयर इज 50% चांस तो आई कैन पुट हियर लाइक 1, यानी हाफ ऑफ चांस है। इसी तरह यहाँ पे इसकी बात करेंगे स्मॉल आर, इसको हम जब सेपरेट करेंगे ये गैमेट ये बन, इसी तरह इसका भी क्या होगा, हाफ ऑफ चांस होगा ये वाला इसमें आ जाए, ये वाला इसमें आ जाए। ठीक है, या ये वाला इधर आ जाए या इधर आ जाए, 50-50% चांस हमारे पास आ जाती है। समझ आ गई? जब उसको हमने क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो क्रॉस के रिजल्ट में हमारे पास जो आता है वो इस तरह से आएगा, कैपिटल आर इस वाले को एक साइड पे लिया था हमने, स्मॉल आर को दिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो सारे के सारे क्या आ गए, राउंड आ गए। क्यों? क्योंकि डोमिनेटिंग अलील एग्जिस्ट करती थी जिसने स्मॉल अलील को क्या कर दिया, मास जो कर दिया। अब इस यहाँ पे हम लेते हैं इन्हीं क्रॉस को एज इट इज। ठीक, यहाँ पे हमने लिया, ये क्या आया कैपिटल आर, बल्कि ये यहाँ पे हम इसको 1/2 1/2 1/2, ठीक हो गया, ये ले लेते हैं। हम इसको क्रॉस करेंगे 1/4 इसको क्रॉस करेंगे 1/4 आएगा। ठीक है, और यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। ठीक है, 1/2 को 1/2 के साथ करेंगे 1/2, ओवरऑल जब हम इसको कलेक्टिव फॉर्म में लेंगे तो 4/4 जो है हमारे पास आ जाएगा। तो इक्वल टू यानी हम इसको 1 ले लें, यानी यहाँ पे हम इसको रेपिटेटिव्स को खत्म कर दें, यानी रिपीट से, तो हम इसको एक ही लिख लेते हैं यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ आ गई इस बात की? तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्या इंडिकेट करेगा कि ऑल वर्ड क्या है हमारे पास, डोमिनेटिंग है, राउंड है। अब हमने क्या करना है, इसको आगे क्रॉस करना है। अब यहाँ पे आपको मजीद क्लैरिफिकेशन होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर है, इस राउंड की क्या है कैपिटल आर, क्योंकि ये F1 है। ठीक है, तो अब इसके गैमेट्स बनाएंगे तो इसमें भी क्या चांस होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर आ गया, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है। इस तरह यहाँ पे इसको करेंगे, ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल आर इधर आ गया। अब हम इसको पिनेट स्क्वायर के थ्रू करेंगे तो ये आएगा
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस करेंगे तो ये आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। समझ आ गई? अब ये राउंड है, ये राउंड है, ये राउंड है, तो 3 राउंड हो गए और 1 रिंकल्ड हो गया। इसको इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको जरा आप देखिएगा, गौर से देखना है अब इस चीज को, ठीक है। अब इस तरफ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर है, और इनकी जो 1/2 है, 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है। क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर 1/4, इसकी क्या आएगी कैपिटल आर स्मॉल आर 1/4, इसको करेंगे इसके साथ तो ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर 1/4, फिर करेंगे तो ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर 1/4, यानी ये क्या आ गया स्मॉल आर। अब इसमें कैपिटल आर वाले कितने हैं, कैपिटल आर और यानी कि डोमिनेंट है वो कितने हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। और रिसेसिव कितने हैं 1/4। तो अगर आपको कहा जाए कैपिटल आर, ठीक है, यानी डोमिनेंट की जो आई है, जो हमारे पास आई है राउंड की, वो 3/, में जो 3 आई असल में ये 3/4 आया, आउट ऑफ 4 हम ले रहे, ठीक है। यानी हर जो मेंडल ने क्रॉस किया था, तो मेंडल के क्रॉस के रिजल्ट में हर 4 में से 3 जो है वो राउंड थे और 1 जो है वो क्या था, रिंकल था। समझ आ गई इस बात की? ये इसको हम कहते हैं बाय द वे प्रोबेबिलिटी। समझ आ गई इस बात की? इसको हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी। आपने ये मोनो हाइब्रिड के लिए याद रखनी है, क्योंकि ये याद रख लेना, आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि हमारे पास जब वो राउंड या रिंकल आएंगे तो याद रखना ये 3 आएंगे आउट ऑफ 4, ये 1 आएंगे आउट ऑफ 4। अब ये क्या है, अब गौर से, ये क्या है, उसकी फिनोटिपिक रेशियो है। समझ आ गई? ये उसकी क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है 3/1। अब ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहाँ अलग से लिखता जाता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड में हमने क्रॉस किया, उसके रिजल्ट में क्या आया, फिनोटिपिक रेशियो आई, फिनोटिपिक रेशियो आई, वो 3:1 आई। अगर मैं कहूं व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो कैसे पता चलेगा, जीनोटिपिक रेशियो यहां देखिए, एक कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, उसके बाद 2 ऑफ देम, ठीक है, 2 ऑफ देम कैपिटल आर स्मॉल आर, वो क्या है, यानी 1/4 क्या है, कैपिटल आर है। 2 ऑफ देम, ये वाले 1 2, ये 2 ऑफ देम क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी 2/4 हो गया। और स्मॉल आर कितने हैं, 1/4। तो रेशो क्या आएगी हमारे पास, जो हमने अभी लिखी, वो हमने कहा रेशो आएगी, जीनोटिपिक रेशो आएगी, जीनोटिपिक रेशो आएगी, वो आएगी 1:1। 1 क्या है, राउंड होमोजाइगस, ये क्या है, राउंड हेट्रोजाइगस, और ये क्या है, होमोजाइगस अगेन, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक हो गया। ये हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक। और अगर मैं इसको जीनोटाइप असाइन करूं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये याद रखना है वैल्यूज, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझ आ जाएगी जब हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसमें बहुत ज्यादा इनकी जो है वो आप कह सकते हैं पड़ती है, आप कह सकते हैं जरूरत होती है। अच्छा वापस चलते हैं, तो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख लिया किस तरह से हमारे पास हो रहा है, इनकी जो रेशियो जो वैल्यूज आ रही थी वो भी हमने देख ली। अब जो मेंडल ने क्या किया, 2 ट्रेड थे उनको जो वो स्टडी किया, 2 ट्रेड को किस तरह से इसने क्या किया, जिस तरह हमने पीछे बात की, इसने क्या किया, राउंड येलो को क्रॉस किया रिंकल्ड ग्रीन के साथ, ठीक। बाय द वे जब उसने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा ना, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे उसने जो है वो फर्स्ट लॉ की आप कह सकते हैं बेसिस जो वो रखी, उसने कहा कि उसने नाम दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ, इसको कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन, ठीक। अब ये अप्लाई क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन पे, गैमेट फॉर्मेशन पे, यानी वो कहता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो ये जो अलील है ना,
ठीक है, ये जो अलील है ये वाली, ये गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। पहले वो क्रोमोसोम की फॉर्म में इकट्ठी थी, ठीक हो गया, कैपिटल आर की फॉर्म में थी, ठीक है। वो कहते हैं जब गैमेट बनेगा तो गैमेट के टाइम पे ये क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से। समझ आ गई? इस पे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ द एलील एट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आसान सा था। अब हमारे पास दूसरा जो हमारे पास आता है, उसने क्या किया, राउंड येलो, ठीक है। अब फॉलो इसका माइंड में यही चीज है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही होगा। अब उसने क्या किया, राउंड येलो को क्रॉस किया रिंकल्ड ग्रीन के साथ और F1 प्रोड्यूस की, और वो सारी की सारी क्या थी, राउंड येलो थी। ही वाज रियली सेटिस्फाइड कि जी राउंड येलो आ गया, इसका मतलब है कि ये सेम वही फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हुए डोमिनेटिंग करैक्टर आ गया है, और जो राउंड है वो क्या है, हमारे पास डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड, और जो येलो है, ठीक है, सीड कलर, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डोमिनेटिंग है ओवर ग्रीन। जब अब इसके माइंड में ये था, अब उसने क्या किया, F1 क्रॉस की F1 के साथ, यानी राउंड येलो को क्रॉस किया राउंड येलो के साथ। अब इसके माइंड में क्या था कि F2 जो आएगी, 3 ऑफ देम वुड बी राउंड येलो और 1 ऑफ देम वुड बी राउंड रिंकल्ड ग्रीन, मगर ऐसा नहीं हुआ। समझ आई? वैसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ जी, इस रीजन पे जब उसने देखा तो पता चला कि एक्चुअल में जब क्रॉस किया गया, ठीक है, तो उसमें जब उसने कैलकुलेशन की ओवरऑल, तो उसकी जो रेशो आई उसमें ये हुआ कि राउंड येलो, ये वाले जो पेरेंट थे, ये आया, उसके बाद इंटरमिक्सिंग हो गई, यानी राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, ठीक है, डाउन राउंड ग्रीन wrinkled येलो wrinkled ग्रीन, यानी ये 9 आए, ये 3 आए, ये 3 आए, ये 1 आए, यानी ये देखो जरा गौर से, ये है येलो, राउंड के साथ हमेशा डोमिनेटिंग आता है, ये इनके माइंड में था। मगर यहाँ पे क्या हुआ, मिक्सिंग हो गई, राउंड ग्रीन आ गया, राउंड के साथ ये रिंकल्ड के साथ जो रिसेसिव थी ना वो आ गई, और इधर रिंकल्ड था, इसके साथ ये वाली आ गई, और फिर रिंकल्ड येलो, यानी पेरेंट्स तो आए ही आए, मगर एक इंटरमिक्सिंग सी हो गई, ठीक है, सेंट्रलाइज रीजन के अंदर, कि ये क्या चक्कर हो गया है, किस तरह से हो गया। समझ आ गई है? तो अब इसने क्या किया, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बार बार क्रॉस किए, और याद रख लीजिएगा कि जीनोटाइप असाइन की, जब जीनोटाइप असाइन की तो राउंड येलो जो है, अब कैपिटल आर इसको लिखेंगे, इसको येलो को कैपिटल वाई, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो हम डबल लिखेंगे। रिंकल्ड को हम लिखेंगे स्मॉल आर, और ग्रीन को लिखेंगे स्मॉल वाई। अब इसके जो गैमेट्स बनते हैं, अब ये एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसमें एक ही तरह के बनते हैं स्मॉल वाई। इसको मैं गैमेट फॉर्मेशन को बताता हूँ पहले, ठीक हो गया। गैमेट फॉर्मेशन को हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ तो अभी हम पढ़ने लगे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक। हमने इसमें क्या कहा था, ये राउंड येलो है, आपने इसको क्रॉस करना है रिंकल्ड ग्रीन के साथ, और राउंड आता है कैपिटल आर, येलो आता है कैपिटल वाई, रिंकल्ड आता है स्मॉल आर, और ये आएगा स्मॉल वाई। अब गैमेट फॉर्मेशन इसमें थोड़ी सी होती है एक टेक्निकल वे के थ्रू। कैसी होगी, आप क्या करेंगे, जो पहली वाली एलील है कैपिटल आर, आप इनको अलग करेंगे, और जो दूसरी वाली एलील है इनके सामने लगा देंगे, इस तरह से ब्रांच, इसे हम कहते हैं ब्रांच डायग्राम, कैपिटल वाई, एक ही है ना, तो ये इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, कैपिटल आर, इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, कैपिटल आर, इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, कैपिटल आर, इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, कैपिटल आर। यानी क्या हुआ कि हमारे पास 4 गैमेट बने हैं, ठीक है, बट सेम, ये याद रखना, 4 गैमेट बने बट सेम। इसी तरह इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें सेम बनेंगे, स्मॉल आर को अलग कर लिया, स्मॉल वाई को ले लिया,
और इसके रिजल्ट में जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी इसको हम इस तरह से करेंगे, इस तरह इसको इसके साथ करेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। आपसे पूछ सकते हैं ये गैमेट जो है वो कितने बने हैं, तो 4 गैमेट बने हैं, बट एक ही तरह के हैं तो हम इसको एक ही जो है वो लिख लेते हैं। अच्छा, अब जब इसका F1 आएगी तो वो सारे के सारे क्या होंगे, राउंड होंगे। तो जब सारे सारे राउंड होंगे तो इसको क्रॉस करेंगे, राउंड येलो होंगे, तो क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, राउंड। अगर हम इसकी जीनोटाइप असाइन करेंगे तो ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया हमारे पास। अब उसने क्या किया, इस F1 को क्रॉस किया F1 के साथ, यानी इस राउंड येलो को क्रॉस किया राउंड येलो के साथ। जीनोटाइप क्या थी इसकी, या जीनोटाइप डिफरेंट है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनके गैमेट कितने बनेंगे और कैसे बनेंगे, ये देख सेम इसी तरह पैटर्न, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बनेंगे जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया है। मैं इसको दोबारा बताता हूँ, ये देखो अब इसके हम बनाते हैं। जब इसके गैमेट्स बनेंगे ना, कैसे बनेंगे वाला, मैंने क्या कहा, पहली अलील को अलग कर देना है, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग कर दिया, उसके बाद आप करेंगे दूसरी अलील को इसके सामने लगा देंगे एक एक करके, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या होगा, ये इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया एक गैमेट, इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा गैमेट, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा गैमेट, स्मॉल आर स्मॉल वाई चौथा गैमेट। समझ आ गई इस बात की। अगर इसके बनाएंगे तो इसके भी सेम ही बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर को हम अलग ले लेंगे, ठीक हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर को अलग ले लिया, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई को हमने क्या कर दिया, इनके सामने जो वो एक ही दफा लगा दिया, फिर हमने इसको लिंक कर दिया कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ। इस तरह से ये हैप्लॉइड हमारे पास जो है वो क्या बन गए, गैमेट जो है वो बन गए। समझ आ गई, ये क्या बन गए, हैप्लॉइड जो है हमारे पास गैमेट्स बन गए। अब क्या किया, पेनेट स्क्वायर के थ्रू, ठीक है, पेनेट स्क्वायर के थ्रू इन्होंने क्या किया, हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि सिंपली जो है आप कह लो कि 1 2 3, उसके बाद 1 2 and 3, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, क्रॉस किया। अब ये जो चारों गैमेट थे वो यहाँ पे लिए, ठीक है, चारों गैमेट यहाँ पे लिए, लेट मी पुट इट हियर, ठीक। और उसके बाद ये क्योंकि दोनों साइडों पे सेम हमारे पास है ना, तो हम ये ले लेंगे यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और सेम इधर ले लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ तो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसको इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी अगर हम इसको क्रॉस करते जाएं तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो आ जाता है। समझ आ गई, हमारे पास क्या रहेगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी हम उसको क्रॉस करते जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर रेज कर रहा हूँ एक दफा, ठीक है, ताकि हम उसकी डिटेल लिख सकें। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो क्रॉस कर रहे हैं उसमें राउंड येलो F1 को F1 के साथ हमने किया है। समझ आ गई, F1 को F1 के साथ हमने जो है वो क्या किया है, क्रॉस किया है, ठीक है। और इसमें क्या आया है, ये देखो, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेम इधर आ गए हैं। और ये क्या है, राउंड येलो है, इसको क्रॉस किया। अब ये देखिएगा जरा, ये हमारे पास क्रॉस करेंगे तो ये आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आया, इसको इसके साथ किया ये आ गया। अब ये क्या आ रहा है हमारे पास, अब इसमें देखें राउंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4। मैं इसको इन शॉर्ट करूं तो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, ये ट्राइंगल बना दी, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है हमारे पास क्या आ गए, राउंड येलो आ गए। राउंड येलो कितने हैं, 9। उसके बाद मैं एक और ट्राइंगल बना देता हूँ, इसमें ये देखें स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो आ गए। उसके बाद इसको इसको और इसको देखेंगे तो ये क्या आ गया, ठीक है, ये 3 है, और ये कितने, राउंड एंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन, ये कितने आ गए, 3। और ये एक ही हमारे पास बच गया, जिसको हमने कह दिया रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये हमारे पास 1।
9331 रेशियो जो है वो हमारे पास आ गई, समझ आ गई। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को अगर हम कैलकुलेट करें, मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, मैं ये तो हमें पता चला लिया ना, मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ, ठीक है, ये बताओ कि जो हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई ये इस क्रॉस में हाउ मेनी चांस, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट चांस है कि ये इसमें जो है वो हमारे पास आया होगा, समझ आ गई। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, आप बताएंगे ये कितने परसेंट आया है। अच्छा, इसी तरह मैं आपसे कहूँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप कितनी दफा आई है। फिनोटाइप तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना 9331, जीनोटाइप हम अगर हम देखें एक एक करके देखें, मैं आपको पूछता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस जीनोटाइप इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो अब इसकी क्या होगी, इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसकी कैलकुलेट करने से पहले हमें पहले वाली जो मैंने आपको भी समझाई थी पीछे, मैंने आपको कहा था आपने ये याद रखना है, फोकस ऑन दिस मोनोहाइब्रिड पे फोकस रखें। मैंने आपको यहाँ लिखवाया था, यहाँ ये वाली चीज आपने याद रखनी है। सिंपल सिंपल आपने क्या याद रखना है कि अगर मेरे पास कैपिटल आर, अब ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई भी हो सकती है, यानी अगर सेम होमोजाइगस है तो उसकी मोनोहाइब्रिड में क्या वैल्यू आ रही थी, 1/4 आ रही थी, ठीक है। ये देखो जरा, ये क्या आ रही थी, 1/4। हेटेरोजाइगस की क्या थी, 2/4, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगर होता है तो ये 2/4 होगी, और स्मॉल वाई होगा तो ये 1/4 होगी। समझ आ गई इस बात की। अब आप क्या करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है कि आपने इंडिविजुअल जो अलील्स हैं उनकी जो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट था उसके अंदर मोनोहाइब्रिड के अंदर, ठीक है, वो आपने लिखना है और उनको क्रॉस आपस में उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। मसलन कैपिटल आर है तो कैपिटल आर की क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस की क्या है 2/4, और स्मॉल वाई है तो इसकी क्या है 1/4 है, ठीक है। ओवरऑल क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 × 16। इसी तरह इसको देखो, ये क्या है 2/4, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की क्या होगी इंटू 2/4 इज इक्वल टू आंसर क्या होगा 2 × 4 4/16। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, अभी आपसे पूछा कि हमें कैसे पता चला कि ये किस तरह से हमारे पास आता है, तो ये याद रखना है आपने। इस टेबल में देखें, अब जरा इस टेबल में पीरियड स्केल में आप देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितनी दफा आए हैं, मैंने कहा 4, 16 में से। अब ये टोटल कितने 1 2 3 4 ओवरऑल 16 है। 16 में से 4 हमारे पास जो जीनोटाइप होंगी ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होंगी। कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये है एक कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद आगे चलते हैं, ये है हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और उसके बाद ये है हमारे पास। तो ये कितनी हो गई टोटल, 4 हो गई हमारे पास। समझ आ गई। इस तरह अगर मैं कहूँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये मैंने कहा ये कितनी दफा आएगा, तो ये 2 टाइम्स आया होगा। और ये है क्या, हम इसकी फिनोटाइप नहीं ले रहे, हम इसकी जीनोटाइप डिस्कस कर रहे हैं। तो जीनोटिपिक आप कह लें प्रोबेबिलिटी है, एक तरह से हम देख रहे हैं कि कितने परसेंट चांस है कि ये आया होगा। अब इसको देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमारे पास जो है स्मॉल वाई, इसको हम हेल्प ले लेते हैं फिनोटाइप से। स्मॉल वाई क्या होगा, ग्रीन होगा। इसका मतलब है ग्रीन वाले रीजन में हमें फाइंड करना है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। अब इसमें देखते हैं ये कैपिटल आर स्मॉल आर वाली, तो ये तो नहीं हो सकता। कैपिटल आर स्मॉल वाई 1, कैपिटल आर स्मॉल वाई 2। समझ आ गई इस बात की। तो ये कितने होंगे, 2 हो गए। समझ आ गई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जीनोटाइपिक प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। आपने 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की प्रोबेबिलिटी क्या आती है। नंबर 1, गैमेट्स कैसे बनाए, ये आपने याद रखना है, कितने गैमेट्स बने, कैसे गैमेट्स बने, ठीक है। ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है हमारे पास कि गैमेट फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हुई है। समझ आ गई इस बात की। यानी गैमेट जो है वो आप कितने टाइप, अगर हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है, अगर मोनोहाइब्रिड है, याद रखना मोनोहाइब्रिड है तो हमारे पास 2 गैमेट बनेंगे, ठीक है। ये देखो ये मोनोहाइब्रिड था, इसमें एक हम जीन को ले रहे थे, एक जो हमारे पास एलील्स है उसके 2 गैमेट्स बन रहे हैं, 2 गैमेट, और इस तरह से ये एक पीरियड स्क्वायर बन गया सिंपल। अगर हमारे पास 2 ट्रेट हो
तो 2 ट्रेट के लिए हमारे कितने गैमेट्स बनते हैं? ये देखो 4 बने थे, हालांकि यहाँ पे सेम बने थे मगर 4 बने थे, सेम 4। यहाँ पे डिफरेंट बने हैं F1 के बाद, यानी ये हमारे पास जो आई है ये F2 आई है, ये याद रखना, यानी F2 के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमारे पास ऑल पहली F1 के अंदर तो सारे के सारे क्या थे? राउंड थे, ठीक है, ये F2 है। इसी तरह F2 की बात करेंगे तो उसमें 9:3:3:1 रेशो आई है, किसमें? डाई हाइब्रिड क्रॉस में। अब यहाँ पे हम सेग्रीगेशन अप्लाई करते हैं। सेग्रीगेशन क्या है? सेग्रीगेशन वो कहता है भाई कि हमारे पास जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, ये देखो जरा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, अंदर गौर से देखना, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, वो कहते हैं जी राउंड येलो के साथ होता है, मगर यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ रहा है? राउंड जो है वो ग्रीन के साथ हो रहा है और येलो जो है वो रिंकल के साथ हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये इंटरमिक्सिंग हो रही है। नाउ द क्वेश्चन इज इंटरमिक्सिंग कहाँ पे हुई? जब F1 को F1 के साथ क्रॉस फर्टिलाइज किया गया, सेल्फ फर्टिलाइज कराया गया, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि कैपिटल आर ने कैपिटल वाई के साथ तो बनाया ही, मगर इसने इंडिपेंडेंट असॉर्ट किया अपने आप को। असॉर्ट कहते हैं सेपरेट, इंडिपेंडेंट आजादाना तौर पे। तो इस कैपिटल आर ने आजादाना तौर पे कैपिटल वाई के साथ भी मिक्स कर लिया अपने आप को, स्मॉल वाई के साथ भी मिक्स करके गैमेट बना लिया। इसी तरह स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ आता है, मगर इसने कैपिटल वाई के साथ। तो ये कहता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है हमारे पास कि ये आ जाता है, ठीक है। यानी 4 गैमेट हमारे पास बनते हैं और वो चारों डिफरेंट होते हैं F2 के अंदर। और इसके बाद हम क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे आपने ये जो है वो टेबल मैंने आपको दूसरी तरफ जो है वो पुट कर दिया यहाँ, ठीक हो गया। ये अब आपने एक चीज जो है वो याद रख लेनी है कि किस तरह से हम जो है वो ले रहे होते हैं इन सारे के सारे जो है वो चीजों को, ठीक है। मैं एक और चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहने में जो है वो कोई हैक्टिक या परेशानी ना हो, ठीक है। मैं आपको अगर आपसे ये पूछूं यदि राउंड जो है, लेट मी चेंज द कलर, अगर मैं कहूँ जो मेरे पास राउंड है तो उसकी क्या होगी? 3/4 होगी, पीछे हमने पढ़ा राउंड सीड है, ठीक हो गया। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं येलो है, तो येलो की क्या होगी? 3/4 होगी, सारे आगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर क्रॉस फर्टिलाइज करें, मैं आपसे पूछूं कि जी राउंड येलो कितने आते हैं, तो 3 into 3, 3/4 into 3/4 is equal to 3, 9/16। तो 9/16 के आगे हमारे पास, ठीक है, 9/16 राउंड येलो आ गया। अब अगर मैं कहूं जो राउंड था, ठीक हो गया, और ग्रीन था, अब राउंड की क्या है? 3/4, ग्रीन क्या है? 1/4, क्योंकि रिसेसिव है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब हम कहेंगे कि जी राउंड ग्रीन की क्या आई है, तो क्या आएगी? 3/4 into 1/4 इक्वल टू 3/16। इसी तरह आपसे पूछ रहे रिंकल, ठीक है, और येलो। अब रिंकल्ड की क्या है? 1/4, येलो की क्या है? 3/4। आंसर क्या होगा अगर मैं कहूँ रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड सॉरी येलो अगर आता है, ठीक है, तो ये क्या आएगा? 3/16 आएगा। सिंपल इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम बात करेंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन की, अब रिंकल्ड का आपको पता है 1/4 आती है, रिंकल ग्रीन की 1/4 है, तो ये क्या आएगा? 1/16, यानी जो रिंकल्ड ग्रीन आएगी वो हमारे पास क्या रहेगी? 1/16। तो ये आपने एक चीज याद रख लेनी है, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपसे पूछी जाती है अक्सर, ठीक है, हमारे पास। तो ये एक्चुअल में इस रीजन पे क्या हो रही है? इंडिपेंडेंट हो रही है, यानी ये इसके साथ, ठीक है, यानी ये जो राउंड है ये ग्रीन के साथ आ रहा है, रिंकल्ड येलो के साथ आ रहा है, तो इस रीजन पे क्या हो रही है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो चल रही है। समझ आ गई इस बात की? ये आपने जो है वो याद रखना है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, ठीक है, वो आ रही है, ठीक है, हमारे फर्स्ट लेक्चर का लास्ट पार्ट है, इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हमारे पास जो है ये क्या होता है? टेस्ट क्रॉस हम यूज करते हैं चेक करने के लिए। मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है ना ये राउंड, या मैं कहता हूं येलो, ठीक है, मैं क्या करता हूं, या मुझे बताओ कि इस राउंड की जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर है या कैपिटल आर स्मॉल आर है। मैं कहता हूं ये कैपिटल वाई है या कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। मुझे ये बताओ कि इसकी जीनोटाइप क्या है?
टू चेक द जीनोटाइप ऑफ जो डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट है, उसकी जीनोटाइप को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेस्ट क्रॉस यूज करते हैं। अब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, यानी फर्ज करें कैपिटल आर है, तो हम इसको अगर क्रॉस करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, तो सारे के सारे पुनेट स्क्वायर की अगर हम हेल्प लें तो क्या होगा, कैपिटल आर ये, कैपिटल आर स्मॉल आर ये, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सारे के सारे क्या होंगे, राउंड होंगे। अगर सारे के सारे राउंड आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो जो टेस्टेड, ठीक है, वो जो टेस्टेड हमारे पास फिनोटाइप थी जिसको हमने कहा था कि ये राउंड चेक करो, ये एक प्लांट है लेट्स सपोज, तो इसकी जीनोटाइप क्या है, राउंड है, कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर है। हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो जो प्लांट कैपिटल आर स्मॉल आर वाला होगा, हेटेरोजाइगस वाला होगा, तो हमारे पास अगर सारे राउंड आएंगे, और अगर हम कैपिटल आर भी यहाँ पे आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, सारे राउंड आ जाएंगे। अच्छा, अगर हमारे पास हो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक प्लांट हो, ठीक है, जो कि हमारे पास हो हेटेरोजाइगस, ठीक है, रिसीव्ड वाला, इसको क्रॉस करेंगे हम रिसेसिव के साथ, जब इसको रिसेसिव के साथ करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाला स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर आएगा, ठीक है, और उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, देन स्मॉल आर, ये हाफ क्या हो गए, रिंकल्ड, ये हाफ क्या हो गए, राउंड। तो टेस्ट क्रॉस में हमारे पास अब इससे ये जो जैसे यहाँ पे रिंकल्ड आएगा ना, 1:1 आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, सारे के सारे राउंड, यहाँ पे क्या आएगा, 1:1 आएगा, हाफ राउंड हाफ रिंकल्ड। हाफ रिंकल्ड का ना क्या बताएगा कि ये क्या है, हेटेरोजाइगस है, ठीक है। तो मैं इसको वहां ले जाता हूँ अगेन, ठीक है, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो टेस्ट क्रॉस की मैंने ली है उसमें हाफ आते हैं, 1:1 आएगी, ठीक है, ये लिख दी मैंने। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज जो है वो हमारे पास है डोमिनेंस रिलेशन, ठीक है। 4 हमारे पास डोमिनेंस रिलेशन आते हैं, इसमें कंप्लीट डोमिनेंस होता है, उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, उसके बाद को डोमिनेंस है, और उसके बाद ओवर डोमिनेंस है, ठीक। ये क्या है, सबसे पहले तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था राउंड रिंकल्ड, अभी पीछे पढ़ के आए, यानी मैं जब राउंड को रिंकल्ड के साथ क्रॉस करूं तो सारे के सारे राउंड आ जाते हैं, ऐसे ही है। जब मैं येलो को क्रॉस करता हूं ग्रीन के साथ तो सारे के सारे येलो आ जाते हैं। ये नहीं होता कि पैचेस हो येलो और ग्रीन मिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता। राउंड को रिंकल्ड के साथ करो तो ऐसा नहीं होता। तो कंप्लीट डोमिनेंस कहेंगे इसको, जिसमें राउंड ने कंप्लीटली तौर पे रिंकल्ड को क्या कर लिया, डोमिनेट कर लिया, समझ आ गई, मास्क कर दिया। येलो ने ग्रीन को क्या कर दिया, मास्क कर दिया। ये क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि कंप्लीट डोमिनेंस की रेशो क्या आएगी, तो कंप्लीट डोमिनेंस का क्रॉस अगर हम देखेंगे यही होगा ना, क्योंकि राउंड को रिंकल्ड के साथ करेंगे सारे राउंड हो गए। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट डोमिनेंस में F1 सारे ये आगे, और कंप्लीट में F2 क्या हो गए, 3/1 हो गए, और इसकी जीनोटाइप क्या हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी। यानी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़ा ये वाला, ये असल में क्या है, ये असल में भाई कंप्लीट डोमिनेंस है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट डोमिनेंस की रेशो क्या है, फिनोटिपिक 3/1, जीनोटिपिक 1:1, ये याद रखना, ठीक। वापस चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट क्या होता है ये देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम पार्शियल डोमिनेंस भी जो है वो कह लेते हैं, समझ आ गई। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं 4 o'clock प्लांट को, ठीक हो गया, 4 o'clock प्लांट। अब 4 o'clock जो प्लांट होता है हमारे पास, याद रखना इसके अंदर क्या होता है कि इसकी दो एक्चुअल में फिनोटाइप एग्जिस्ट करती है। एक हमारे पास क्या है, रेड, और एक हमारे पास क्या होता है, व्हाइट, ठीक। अच्छा, रेड और व्हाइट को अगर हम क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, पिंक आता है। ना रेड आता है ना व्हाइट आता है। ये क्या बताता है कि ये इसमें कोई डोमिनेंस वाला चक्कर नहीं है। हाँ, रेड अगर आप
पिंक की बात करते हैं तो पिंक इज एक्चुअली इन बिटवीन रेड एंड व्हाइट। समझ आ गई? यानी आप रेड को पिंक के साथ मिक्स करते गए, व्हाइट के साथ मिक्स करते गए, तो क्या होगा, आधा आप ऐड करेंगे ना तो वो क्या रहेगा, पिंकिश टाइप हो जाएगा, तो ये पिंक आ जाएगा। अब वो कहता है कि ये F1 है। अब अगर इस पिंक को क्रॉस करे पिंक के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है कि रेड आएगा 1, पिंक आएगा 2 और व्हाइट आएगा 1। 1:1 रेशो आती है इसमें रेड। अगर इसको जीनोटाइप असाइन करेंगे, जीनोटाइप इसको हम असाइन करते हैं R1 ठीक, यहाँ पे हम इसको असाइन कर देते हैं R2। जब इसके गैमेट बनेंगे, इसके एक ही गैमेट बनेगा ना R1 और इसके क्या बनेगा R2, क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब है पिंक की जो जीनोटाइप होगी वो R1 R2 होगी। इसी तरह यहाँ पे पिंक और पिंक की क्या होगी, R1 R2 और R1 R2। जब इसको हम पेरेंट स्क्वायर के थ्रू करेंगे तो क्या आएगा भला, R1 R2 R1 R2 क्रॉस करेंगे R1 R1 R, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आएगा R1 R2, इसको इसके साथ करेंगे तो R1 R2 और इसको इसके साथ करेंगे तो R2 R2। तो R1 R1 की क्या है फिनोटाइप, रेड। R1 R2 और R1 R2 की क्या होगी, पिंक। और R2 R2 की क्या होगी, व्हाइट होगी। ये देखें, ठीक है, ये बुक की मैंने यहाँ पे ऐड की हुई। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट। अब इसमें गौर से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा जो पूछते हैं वो, फिनोटिपिक रेशो क्या है भाई, जीनोटिपिक रेशो क्या है। फिनोटिपिक 1:1, जीनोटिपिक 1:1। किसमें, इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस में। तो लेट मी गो देयर, यहाँ पे इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस की जो होगी वो क्या होगी, 1:2:1 होगी। ये उसकी फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक दोनों होगी, सेम होगी। ये याद रखना है कि फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। किसमें, इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस के अंदर। समझ आ गई इस बात की, ये आपने याद रख लेना है। इसको एक और कंपैरिजन में ला सकते हैं कि जी जो कंप्लीट डोमिनेंस है उसकी जीनोटिपिक और इनकम्प्लीट की फिनोटिपिक और जीनोटिपिक एक दूसरे के साथ क्या है, सेम है। समझ आ गई इस बात की, इसकी सिर्फ जीनोटिपिक में बता रहा हूँ। अच्छा आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है को डोमिनेंस आ रहा है। को डोमिनेंस में हमारे पास याद रख लीजिएगा, ये आ जाता है कि जिसमें दो अलील जो है वो इकट्ठा अपना एक्सप्रेशन शो करती है। ठीक है, हम लोगों ने ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा है, हम आगे पढ़ेंगे मल्टीपल एलील्स के अंदर। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर आपने सुना होगा एक बंदे का ब्लड है AB। अब इसमें A अलग एलील होती है, B एक अलग हमारे पास होती है। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि AB हमारे पास जो है वो आ जाता है। समझ आ गई इस बात की। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो है ये को डोमिनेंस एक्चुअल में। इस तरह ह्यूमन बॉडी में एक ब्लड ग्रुप है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है कि इसकी जो जीनोटाइप्स होती हैं वो होती हैं LM, ठीक, और N, एक बंदा है उसका ब्लड ग्रुप M है तो उसमें जो जीनोटाइप होगी वो LM होगी। और अगर एक बंदा है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या है, N है, ठीक है, तो LN और LN होगी। याद रखना ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है, एक तो हम ABO पढ़ते हैं ना, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, AB और O। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर मोर देन 100 किस्म के, अबाउट 120 आई थिंक सो, 125 जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन जो है वो, यानी ए एंटीजन भी होती है, एम एंटीजन भी होती है, एन भी होती है, इस तरह से सो। अब हमारे पास जब LM की अगर हम बात करेंगे, अगर एक पर्सन है उसका ब्लड उसमें जीनोटाइप LM है तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, M। अगर N है तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, N। और अगर आ जाए ये LM तो इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, MN होगा। ये याद रखना, ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, सेम होंगे। समझ आ गई। अगर मैं इसका क्रॉस बनाऊं, क्रॉस भी आपने याद रखना है F2 का, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अब इस क्रॉस में LM LN LM LN क्रॉस करेंगे LM LM, ठीक, इसको करेंगे LM LN, इसके आगे LM LN
और उसके बाद एल एन एल एन। ये क्या होगा? एम एम होगा, ये क्या होगा? एम एन होगा, ये क्या होगा? एम एन होगा, ये क्या होगा? एन एन होगा। यानी F2 में एम एम वन, एम एन टू, एन एन वन क्या हो गई? सेम आप कह सकते हैं 1:1 रेशो होगी। तो इसको मैं अगर उठाऊं और इसको उठा के यहां लेके जाऊं तो कोडोमिनेंस के अंदर, ठीक है, कोडोमिनेंस के अंदर जो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इकट्ठा किया मैंने यहाँ पे, याद रखना 1:2:1 होगी, इसमें फिनो एंड जीनोटिपिक सेम। ये देख लो जरा आप यहाँ पे, ठीक है, ये एंटिटेस में पूछा जाता है, समझ आ गई? तो ये याद रखना है, एम एन एम 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 एन एंड एम एन एन। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास लास्ट चीज फर्स्ट लेक्चर की हमारे पास वो है जी ओवर डोमिनेंस। ये देखिए जरा, यहाँ पे मैंने इसको नहीं लिखा, या ओवर डोमिनेंस में यहाँ पे बता देता हूँ। जो ओवर डोमिनेंस है, ठीक है, ओवर डोमिनेंस को हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ओवर डोमिनेंस की अगर हम बात करेंगे तो ओवर डोमिनेंस में आपने याद रखना है, इसमें क्या होता है कि जो हेटेरोजाइगस होता है ना, वो अपने एक्चुअल डोमिनेंस से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। मसलन हम क्रॉस करते हैं, हमारे पास फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है, ड्रोसोफिला के अंदर हमारे पास जो है वो क्या होता है कि जो आई कलर है, ठीक है, एक होता है रेड आई कलर, ठीक हो गया, एक होती है व्हाइट। में इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि क्रॉस में आसानी हो। हमारे पास रेड आई, इसी तरह व्हाइट आई। रेड आई क्या होता है हमारे पास? हम इसको लिख लेते हैं W+, और व्हाइट को हम लिख लेते हैं सिंपल WW। अच्छा, अब इसको हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के रिजल्ट में क्या आएगा? जब इसको क्रॉस करेंगे W+ एक गैमेट, W दूसरा गैमेट, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? W+W। अब ये क्या हो गया? ये हेटेरोजाइगस हो गया। अब हेटेरोजाइगस को क्या होना चाहिए? रेड, मगर ये क्या होता है? ये डार्क रेड होता है आई कलर, इसका ड्रोसोफिला का, ठीक है। ड्रोसोफिला में आई कलर में हेटेरोजाइगस क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है। ये जो डार्क हो जाता है ये इंडिकेट क्या करता है हमारे पास कि ये क्या है? सिंपली याद रख लीजिएगा, जो है वो ओवर डोमिनेंस की एग्जांपल में जब हम इसको ले लेते हैं। समझ आ गई इस बात की? तो ठीक है, तो ये एक चीज जो है वो आपने याद रखनी है हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास, अब इसको फर्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो एंड है यहाँ पे। इसके बाद हम आगे जो है पढ़ेंगे बाकी जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है उनको डिटेल में। मैं यहाँ पे इसको जो है वो ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ। हमने जो है वो एक तो टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट किया था, ठीक है, टर्मिनोलॉजी से हमने स्टार्ट लिया था। मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने जीन, लोकस, एलील, जीन पूल, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ठीक हो गया। उसके बाद लिंकेज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। F1 F2 हमने पढ़ लिया, जनरेशन, म्यूटेशन बाद में देखेंगे, मल्टीपल एलील बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो है पनेट्स के टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में we'll try to cover gene linkage, crossing over recombination frequency। उसके बाद हमारे पास जो है वो continuously varying traits होगा, मल्टीपल ट्रेट, मल्टीपल एलील होगा, और जीन लिंकेज, ठीक है, वो हम जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ म्यूटेशन जो है वो, अच्छा म्यूटेशन हमने करना है इस चैप्टर में नहीं है म्यूटेशन, जो क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला चैप्टर था, ठीक है, उसके सेकंड ईयर का क्रोमोसोम डीएनए में आखिरी जो टॉपिक है वो है ही म्यूटेशन का। तो वो जो म्यूटेशन वाला टॉपिक आपने वहां से करना, ठीक है। तो ये हमारी रिवीजन थी, एक तरह से मैं बता देता हूँ। ये हमने ये पढ़ा जंपिंग जीन्स के बारे में, कंट्रास्टिंग ट्रेट, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ठीक है, और इस तरह से टेस्ट क्रॉस, डोमिनेंस रिलेशंस हमने पढ़े, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, ये डोमिनेंट आपको नजर आ रहा है, फुल रेड है डोमिनेंट, ये व्हाइट है रिसेसिव है। अगर ये दोनों व्हाइट एंड रेड आ गया तो ये को डोमिनेंस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, ठीक। ओके जी।